कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश भी होंगे। हाँ हाँ हाँ, सीजन चल रहा है भोज भात का, खूब उछल रहा है एकदम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बायोलॉजी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए प्लांट रिप्रोडक्शन लेक्चर 17 पोस्ट में देख लेंगे और कुछ लिखा हुआ है मीन्स प्लांट रिप्रोडक्शन खल्लास, प्लांट रिप्रोडक्शन खल्लास, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ अतिरिक्त पॉइंट भी कंसिडर कर लेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझते हैं। इसको कहते हैं हम लोग एकांतर पीढ़ी। हो सकता है गलत हो जाए लिखा हो, पीढ़ी। ओह, पीढ़ी ऐसे होता है, एकांतर पीढ़ी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें होता क्या है जरा यहां पर देखिए, खास करके हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। एंजियोस्पर्म प्लांट इज अ स्पोरोफाइटिक। एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट हो गया। प्लांट एक स्पोरोफाइटिक होते हैं। स्पोरोफाइटिक मीन्स 2n। प्लांट बॉडी जो होते हैं वो 2n होते हैं। अब यहां पर देखिए, हम इसको रे डायग्राम से दिखाते हैं। यहां पर प्लांट है, प्लांट में क्या होना है? फ्लावर। फ्लावर में क्या होना है? एंड्रोसियम या नहीं और गायनोसियम। एंड्रोसियम गायनोसियम जब होंगे तो इसमें क्या बनना है? गेमिट। गेमिट बनेंगे, गेमिट्स। गेमिट से क्या बनना है? गेमिट से बनेगा होगा फर्टिलाइजेशन। गेमिट में क्या होना है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट से क्या होना है? शायद यहां नहीं हटे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेंगे? सीड। सीड को फिर लगाएंगे और इससे क्या बन जाएगा? प्लांट। तो होल जर्नी में देखिए, केवल ये जो है ये हैप्लोइड है। हैप्लोइड है ये, बाकी सबके सब क्या है? डिप्लोइड। आइए, प्लांट बड़ा हुआ, फ्लावर बड़ा हुआ, एंड्रोसियम, उसमें गायनोसियम। फ्लावर है तो एंड्रोसियम गायनोसियम होगा। गायनोसियम होगा तो उसमें क्या बनेंगे? एग सेल बनेंगे इसमें, और इसमें एंड्रोसियम में क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन। दोनों आपस में फ्यूज होगा, मैंने फ्यूज क्या कहते हैं, बनाएंगे गेमिट। गेमिट का फ्यूजन होगा जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बनेगा जायगोट। जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से होगा सीड, और सीड से फिर क्या बन जाएंगे? प्लांट। तो ये क्रम जो है ये चलते रहते हैं एक साइक्लिक फॉर्म में, जिसे हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए दो जनरेशन हुए हैं, एक डिप्लॉयड और हैप्लोइड। हैप्लोइड कौन है? सिर्फ गेमेटोफाइटिक फेज जो है वो हैप्लोइड है, अब बाकी सब के सब क्या है? डिप्लॉयड है। तो अब जरा देखिए, इतने बड़े होल लाइफ में प्लांट के छोटे से अवधि के लिए क्या आते हैं? गेमेटोफाइटिक स्टेज आते हैं। गेमेटोफाइटिक स्टेज। तो पूरे जर्नी में कितना स्टेज आए? 2 स्टेज। कौन कौन? स्पोरोफाइटिक स्टेज और बाकी गेमेटोफाइटिक स्टेज। तो गेमेटोफाइटिक स्टेज थोड़ा समय के लिए
और स्पोरोफाइटिक स्टेज बहुत बड़ा समय के लिए। ये एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ी खासियत है। यहां लिख दिए हैं एंजियोस्पर्म प्लांट इज स्पोरोफाइटिक। प्लांट स्पोरोफाइटिक होते हैं। छोटे से अवधि के लिए क्या आते हैं? गेमेटोफाइटिक फेज जो हैप्लॉइड होते हैं। बाकी सब के सब स्टेज डिप्लॉइड। ये भी डिप्लॉइड, 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 यहाँ हैप्लॉइड हो गया डिप्लॉइड। ये तो प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन क्या है? प्रोसेस है। डिप्लॉइड, 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 फिर प्लांट बना तो डिप्लॉइड। बस यहाँ पर क्या होना है? हैप्लॉइड होना है। तो यदि मान लिया जाए 10 वर्ष का लाइफ टाइम है तो उनमें से 1 महीना के लिए गेमेटोफाइटिक फेज हैप्लॉइड, और बाकी सारा जीवन काल 9 वर्ष 11 महीना डिप्लॉइड। तो प्रोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट कौन है? हैप्लॉइडिक फेज या डिप्लॉइडिक फेज? डिप्लॉइडिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज ओवर ऑन गेमेटोफाइटिक फेज। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए, इनकी थोड़ी भाषा लिख लेते हैं। तो चलिए इनकी कुछ भाषा हम लोग लिख लिए हैं, इनको समझ लेते हैं। जरा देखिए क्या कहता है। एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइटिक मीन्स 2n, याद रखेंगे, डिप्लॉइडिक डिप्लॉइड 2n फेज लॉन्ग पीरियड का, तथा गेमेटोफाइटिक मीन्स n हैप्लॉइडिक हैप्लॉइड फेज शॉर्ट पीरियड का होता है। अभी दिखाएं, डायग्राम में भी दिखाएं। एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल को डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्पोरोफाइटिक फेज मीन्स 2n काफी लंबे अवधि के, तथा गेमेटोफाइटिक फेज मीन्स n छोटे अवधि का होता है। नीचे देखिए, सभी प्लांट्स के लाइफ साइकिल को 3 वर्गों में बांटा गया है। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, जैसा कि आप एंजियोस्पर्म को देख रहे हैं। उसके बाद है हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो आइए बारी बारी से हैप्लॉइडिक, डिप्लॉइडिक और हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को समझते हैं और इनके एग्जाम्पल को भी जान लेते हैं। तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए, इनको मिटा करके इन तीनों का व्याख्या लिखेंगे। तो चलिए आइए तीनों प्रकार के, चूड़ा मिल बंद हो गया है, आइए तीनों प्रकार के लाइफ साइकिल को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है? हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ठीक, कहते हैं प्लांट्स में जब गेमेटोफाइटिक फेज मीन्स n लॉन्ग पीरियड का, तथा स्पोरोफाइटिक फेज मीन्स 2n शॉर्ट पीरियड का होता है, तो उसे हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। थाइलोफाइटा एल्गी के श्रेणी है। ब्रायोफाइटा जिसमें मॉस, लिवरवर्ट प्रमुख उदाहरण है, इनके एग्जाम्पल है। आइए हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, नाम से ही हैप्लॉइड भी होगा और डिप्लॉइड भी होगा। देखिए, प्लांट्स में जब स्पोरोफाइटिक फेज मीन्स 2n तथा गेमेटोफाइटिक फेज मीन्स n लगभग बराबर अवधि के होते हैं, तो उसे हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। टेरिडोफाइटा, क्या आ गए? टेरिडोफाइटा, सिलेंजिनेला, इक्विसेप्टम। ये इक्विसेप्टम देखे होंगे, बलुई भूमि पर होता है, पौधा होता है ऐसे करके कि ये एक है, इसमें दूसरा है, फिर ये हो गया, फिर इसमें है, फिर ये में, उसको ऐसे करके तोड़ तोड़ करके अलग कर दो, अब फिर उसको जोड़ो तो जोड़ो, जुट जाता है। नहीं, तोड़ जड़वा या हड़ जड़वा करके उसको कहते हैं गांव घर में। तो वही है इक्विसेप्टम। आइए डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। प्लांट्स में जब स्पोरोफाइटिक फेज मीन्स 2n लॉन्ग पीरियड का, तथा गेमेटोफाइटिक फेज यहां छूट गया है, गेमेटोफाइटिक फेज शॉर्ट पीरियड का होता है, तो उसे डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इनसे पहले भी देख लिए हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? एंजियोस्पर्म। तो इनको लीजिए फटाक से छाप, और इनको एक रे डायग्राम से हम बता रहे हैं कौन हैप्लॉइडिक का उदाहरण होगा, कौन डिप्लॉइडिक का। बस उसको याद रखना है, सीरियली लिखना है और खींचना है, पता देना है कौन हैप्लॉइडिक है कौन डिप्लॉइडिक है। तो इनको फटाक से लीजिए छाप। तो आइए सीरियली हम क्या करते हैं, इसको
लिखते हैं पहले, देखिए यहां पर थाइलोफाइटा, उसके बाद क्या आ जाता है ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म भी हो जाता है, जिम्नोस्पर्म आगे दोनों। सबको यहाँ क्या कर लेते हैं, पहले लाइन फाड़ लेते हैं। हाँ लाइन फाड़ ली, लेकिन क्या आ जाता है, यहाँ कटता ही नहीं बउआ। इसको भी लाइन फाड़ लिए, यहाँ पर सबको ऊपर से मिला लेते हैं ताकि बढ़िया लगे देखने में। हाँ बढ़िया तो करना ही है, सीरियली याद रखेंगे, सीरियली याद रखेंगे। क्या क्या, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। अब इसको क्या कर लीजिए, यहां से एक लाइन दे दीजिए, एकदम सीधा लाइन दे देना, ठीक दे दिए, हाँ दे दिया। यहां कोना से पकड़िए कलम को और उस कोना तक चलिए, चल दिए। ऊपर लिख दीजिए n, सॉरी ऊपर लिखिए 2n, 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 नीचे लिखिए n, 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 n। यहां हम नीचे लिख रहे हैं, यही लिख देते हैं 2n मने डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, n मने हैप्लॉयड। ये पीरियड को बता रहा है, जरा देखिए थाइलोफाइटा में विचार कीजिए कि बड़ा 2n की n है, n, इसका मतलब कौन सा लाइफ साइकिल, हैप्लॉयंटिक, हैप्लॉयंटिक LC मींस लाइफ साइकिल, हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल किसका, कैसे समझे हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल है, देख लीजिए। बड़ा वाला घर किसका है, n का, और छोटा वाला घर किसका है, ये भी देख लीजिए, बड़ा वाला घर किसका है और छोटा वाला घर, तो ये भी क्या हो जाएंगे हैप्लॉयंटिक, LC मने लाइफ साइकिल, ये हो गया हैप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। इसमें जरा देखिए n और 2n में विचार कीजिए, टेरिडोफाइटा में n और 2n में विचार करना है, लगभग दोनों बराबर है, लगभग दोनों बराबर है, तो क्या कहेंगे इसको, हैप्लो डिप्लॉयंटिक LC मीन्स हैप्लॉयंटिक डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। यहां पर देखिए कौन बड़ा, n बड़ा कि 2n बड़ा, 2n बड़ा, तो इसको क्या कह देंगे डिप्लॉयंटिक LC, ये डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल है। हमें उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आए होंगे, या नहीं भी आ सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं तो इनको फटाक से लीजिए छाप, शायद समझने की कोई बात नहीं, समझ ही गए होंगे। डेफिनेशन से याद रखिए चाहे ऐसे याद रखिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे डेफिनेशन वाला आसान है कि डायग्राम वाला आसान है, कैसे आप याद रखना चाहते हैं वैसे ही याद रखिए। ऊपर में एग्जाम्पल, लाइफ साइकिल, n बड़ा इसलिए हैप्लॉयंटिक, n बड़ा इसलिए हैप्लॉयंटिक, n और 2n लगभग दोनों बराबर इसलिए हैप्लो डिप्लॉयंटिक, और यहां पर n छोटा और 2n बड़ा इसलिए डिप्लॉयंटिक। समझ रहे हैं? तो इनको लेंगे आप छाप, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फिनिश होता है। अब छोटे छोटे जो कुछ टर्म रह गए हैं कहीं कहीं से, उस टर्म को यहां पर हम लिस्ट बना लेते हैं, उस टर्म को डिफाइन कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसको हम कह देंगे राम राम। तो फटाक से छाप लीजिए। तो आइए लिखें ऊपर में सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे देख रहे हैं एपोगेमी। एपोगेमी क्या है, जब एम्ब्रियो का विकास गेमिट से बिना फर्टिलाइजेशन का होता है
तो उसे एपोगेमी कहते हैं। अब यहाँ गेमिट्स आ गया तो मेल गेमिट्स भी हो सकते हैं और फीमेल गेमिट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें सिनर्जिड्स या एंटीपोडल फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है। यहाँ मेल गेमिट भी हो सकता है, या करके मेल गेमिट भी लिख लेंगे, फर्टिलाइजेशन के बिना ही होता है। इस विधि से विकसित एम्ब्रियो हैप्लॉइड तथा स्टेराइल होते हैं। यदि इस प्रकार से एम्ब्रियो विकसित हो गया है तो उसके बीज से पौधा नहीं निकलेगा, स्टेराइल होगा। ठीक, यहां देखिए एग्जाम्पल लिए हैं, सिनर्जिड्स से विकसित एम्ब्रियो कौन है? लिलियम, लिस्टेरा ओवेटा, ये साइंटिफिक नेम है, फैमिली जीनस स्पेसीज। दूसरा है एरिथ्रीन सेंटेरियम। अब आइए यहां पर है मेल गेमिट से विकसित एम्ब्रियो, निकोटिना लैंगुस्डोर्फी। अगला है निकोटिना टोबैकम, यही है तंबाकू, तंबाकू खैनी देते हैं, हाँ वही है तंबाकू। इसमें क्या हो जाता है कि एम्ब्रियो का विकास मेल गेमिट से ही हो जाते हैं। ये एक टर्म है। अगला टर्म देखेंगे, फटाक से इनको छाप लीजिए, दूसरा टर्म लिखते हैं। आइए दूसरा टर्म है जाना पहचाना पार्थेनोजेनेसिस। पहले भी जान चुके हैं पार्थेनोजेनेसिस, लेकिन यहां लिखना आवश्यक समझें। जब फीमेल गेमिट बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो में विकसित हो जाते हैं तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यह एक प्रकार का एपोगेमी है, एपोगेमी ही है। जरा देखिए, ही निपात लगा हुआ है, हिंदी में पढ़ते होंगे निपात, बालाघात इत्यादि, नहीं ही लगा हुआ है। तात्पर्य क्या कि जब हम लोग एपोगेमी का डेफिनेशन देखे थे तो वहां पर देखे थे नीचे में कि गेमिट कन्वर्ट हो रहा है एम्ब्रियो में। वहां स्पष्ट नहीं था कि फीमेल गेमिट या मेल गेमिट, केवल गेमिट की चर्चा हुई थी। और नीचे में देखे होंगे लिखे थे कि इसमें सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल या मेल गेमिट बताए थे, या मेल गेमिट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में पार्टिकुलरली क्या होता है कि फीमेल गेमिट ही बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, जबकि ऐसी शर्त एपोगेमी में नहीं है। एपोगेमी में ऐसी शर्त नहीं है। एपोगेमी में है मेल गेमिट भी हो सकता है, फीमेल गेमिट भी हो सकता है, एंटीपोडल सेल भी हो सकता है, सिनर्जिड्स भी हो सकता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में एक शर्त है कि फीमेल गेमिट ही कन्वर्ट होना चाहिए एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन का। इसलिए यहां पर लिखे हैं कि यह एक प्रकार का एपोगेमी ही है। आइए पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार के, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में देखिए, जब हैप्लॉइड फीमेल गेमिट, कहेंगे फीमेल गेमिट हैप्लॉइड ही होते हैं, नहीं, आप शायद कुछ भूल रहे हैं, आप शायद कुछ भूल रहे हैं, याद कीजिए डिप्लॉइड भी होते हैं। जब हैप्लॉइड फीमेल गेमिट फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है तो उसे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है सोलेनम धतूरा, धतूर जानते हैं, धतूरा बेलाडोना, धतूरा। आइए डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या कहता है? जब एपोस्पोरिकली विकसित फीमेल गेमिट, याद कीजिए एपोस्पोरी, स्पेशल वीडियो था एपोस्पोरी का। यदि आप एपोस्पोरी नहीं पढ़े हैं तो इस एपोस्पोरी का आपको हम आई बटन में लिंक दे देंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे एपोस्पोरी का। तो आई बटन में जो लिंक दिया गया है देख लीजिए, आ गए होंगे एपोस्पोरी, तो इसको आप निश्चित देख लीजिएगा एपोस्पोरी क्या है। तो एपोस्पोरी क्या है हम जनरली बता देना चाहेंगे। जब फीमेल गेमिट का विकास मेगा स्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस का ही हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहते हैं। एपोस्पोरी में ऐसा क्या हुआ? मियोसिस नहीं हुआ। जब मियोसिस नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब मियोसिस नहीं हुआ तो क्या हुआ? डिप्लॉइड सेल से जो हैप्लॉइड बनता है वो तो मियोसिस के द्वारा ही बनता है।
अब मियोसिस हुआ ही नहीं तो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही न रह गया। तो मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं हुआ और मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है और उससे फीमेल गेमिट बन गया, इसका मतलब फीमेल गेमिट भी कैसा, डिप्लॉइड। आई बात समझ में? हाँ, इसीलिए लिखे हैं कि जब एपोस्पोरिकली विकसित फीमेल गेमिट मीन्स डिप्लॉइड फीमेल गेमिट बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो में यहां में छूट गया है, एम्ब्रियो में विकसित हो जाते हैं तो उसे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, टारा एक्सेकम एल्विडम, एग्जाम्पल याद रखेंगे डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के, दुर्लभ एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल मिला है। तो ये तो हो गई पार्थेनोजेनेसिस। इसी टर्म को बताने के लिए पार्थेनोजेनेसिस को पुनः यहां पर लाना पड़ा। आप निश्चित देखिएगा एपोस्पोरिकली या एपोस्पोरिको, निश्चित देखिएगा, इंड स्क्रीन पर भी हम इसको लगा देंगे ताकि आप इनको देख करके समझ जाएं कि एपोस्पोरिक क्या होता है, तब आपको बेहतर ढंग से ये समझ में आएंगे। तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, अगला टर्म की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला टर्म है पॉली एम्ब्रियोनी। कहते हैं कि जब एक सीड में 2 या उससे अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं तो उसे पॉली एम्ब्रियो कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक, पॉली एम्ब्रियोनी का खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने 1719 ईस्वी में किया था। पॉली एम्ब्रियोनी कई कारण से हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण यहां पर लिखे हैं, जैसे प्राइमरी एम्ब्रियो मींस जायगोट में कई डिफरेंशिएट क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब विखंडन है, डिफरेंशिएट का मतलब ये जैसे बॉडी है ना, जैसे इसमें क्लीवेज होना है, तो डिफरेंशिएट का मतलब ये दोनों को अलग हो जाना, ये अलग विकसित होगा, ये अलग विकसित होगा, ये अलग विकसित होगा तो अलग एम्ब्रियो बनेगा, ये अलग विकसित होगा तो अलग एम्ब्रियो बनेगा। तो एक ही सीड में कितने एम्ब्रियो बन गए, 2 सीड। और क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएट का मतलब होता है जैसे इसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज हुआ क्लीवेज, लेकिन ये इससे अलग नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं अनडिफरेंशिएट। तो अब भी तो ये डिफरेंट विभाजन होने के बाद, या क्लीवेज को ही विभाजन कहते हैं, विभाजन होने के बाद भी तो ये एक ही है, तो इसको अनडिफरेंशिएट कहते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब ये दोनों अलग अलग हो गया, तो उनमें से एक कारण ये भी है। अब देखिए पॉली एम्ब्रियोनी एंजियोस्पर्म की अपेक्षा जिम्नोस्पर्म में अधिक पाए जाते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी सबसे ज्यादा किसमें, जिम्नोस्पर्म में। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ब्लैकबेरी सबको जानते होंगे, जामुन जानते हैं ना, आजकल सीजन आ रहा है, जामुन खाइएगा, और जब जामुन खाइएगा तो उसका जो बिछड़ा होगा उसके ऊपर से छोलका को उतार दीजिएगा। जब छोलका को उतार देंगे तो उसमें ऐसे करके मिलेगा आपको, अलग, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं और इस प्रत्येक पार्ट से एक एक पौधा निकलने की क्षमता है। तो जामुन के एक सीड से कई पौधा हो सकते हैं। इसका कारण क्या है, उसमें एक से अधिक एम्ब्रियो पाए जाते हैं। आप इस बार निश्चित ये करके देखिएगा और मिलेगा। अगला एग्जांपल ले लीजिए, क्रोटोलेरिया, एडवेना, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, ये एंजियोस्पर्म के हैं। ये भी हैं, साइट्रस हैं, यूजेनिया हैं, एटीसी, तो ये सब किनके उदाहरण हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक। यहां हम एक बात बता देना चाहेंगे, ये सब डेफिनेशन में एग्जामिनेशन में पूछ लिया करते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो आप पॉली एम्ब्रियोनी, पॉलीस्पर्मी, एपोस्पोरी, एपोगेमी, पार्थेनोजेनेसिस, ऐसे ऐसे शब्द को जानने के लिए एक बार क्वेश्चन प्रश्न पत्र पर अंकित जो अंग्रेजी माध्यम में लिखे हुए प्रश्न है उसको एक बार आप निश्चित देखेंगे, वरना गलती कर सकते हैं। हो सकता है इसका हिंदी कुछ और होता हो, आप जानते नहीं है। हाँ ये तो सर जी पढ़े हुए नहीं किए थे, पढ़ाएं एक बार निश्चित उस अंग्रेजी। तो उत्तर लिखने से पहले प्रश्न के दोनों माध्यम को निश्चित पढ़ें। ये एक प्रकार के टर्म हो गए। अब एक आध और टर्म है, उनको भी जान लेते हैं, तो फटाक से इनको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ टर्म और हैं, छोटे छोटे टर्म हैं, जान लेते हैं। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खोज सबसे पहले आर कैमेरेरिन्स
ने 1964 में किया। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका रिपोर्ट सबसे पहले किसने दिया? आर कैमेरेरिन्स ने। कितने ईस्वी में? पुष्प खिलने की घटना को क्या कहते हैं? एंथेसिस। पुष्प कली में ऐसे करके पंखुड़ी है, आइए ऐसे करके खिलेगा, ऐसे है, ऐसे करके खिलेगा, हाँ खिल रहा है, क्या कहते हैं? एंथेसिस। देखिए वैसे ओव्यूल जिसमें इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं, याद कीजिए ना ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, इंटेगुमेंट नहीं पाए जाते हैं उसे एटेजेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एटेजेमिक कहते हैं। आगे देखिए पॉलन ट्यूब सबसे पहले जीबीएमएस ने 1924 में देखा था कि पॉलन ट्यूब होता है। जीबी अमीस ने 1824 में देखा था। किसने? जीबी अमीस ने। आइए, सीड या फ्रूट के विकास में पॉलिनेशन का महान योगदान होता है, इसका रिपोर्ट सबसे पहले किसने दिया? निस ने। कितना में? 1952 ईस्वी में। तो यहाँ कुछ ओव्यूल की बातें आ गई है। जब ओव्यूल पढ़ा रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देख रहे थे, तो शायद वहां पर एक बात बोले होंगे कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल आपको बताएंगे। किसी ने कमेंट नहीं किया कि सर अगला लेक्चर में तो आप टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताने वाले थे, लेकिन ओव्यूल तो बताए नहीं। तो चलिए आप लोग यदि नहीं बताए तो हम ही बता देते हैं। तो यहां लिख लेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल, चंद मिनट की बात है, तो इसको मिटा करके हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल लिखते हैं, फिर आपको समझा देंगे। चलिए स्पेस कम होने के कारण देख रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल आफ्टर पी महेश्वरी। देख लीजिए हमारे इंडियन प्रोफेसर हैं पंचानन महेश्वरी, इन्होंने जब आया तो इसके बाद टाइप्स ऑफ ओव्यूल इन्होंने दिया। टाइप्स ऑफ ओव्यूल यहां पर देख लीजिए, माइक्रोपाइल को हम एम से दिखाते हैं, चलाजा को सी से दिखाते हैं, फ्यूनिकिल को एफ से दिखाते हैं, हाइलम को एच से दिखाते हैं। पहला नंबर ऑर्थोट्रोपस, एम सी चलाजा हाइलम, एम सी एंड एच एक ही अक्ष पर होगा, नाम क्या होगा? ऑर्थोट्रोपस। हेमियानाट्रोपस, एम सी देख लीजिए मैथमेटिक का सिंबल परपेंडिकुलर टू एच एफ, एच एफ पर परपेंडिकुलर कौन है? सी एंड एम। आइए तीसरा नंबर एनाट्रोपस, ये फिगर बड़ा चर्चित है, हम लोग पहले भी बना चुके हैं ये फिगर। देख लीजिए सी एंड एम, सी एम पैरेलल टू एच एफ, सी एम पैरेलल टू एच एफ मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म में, फटाक से इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद और भी है, तीन स्ट्रक्चर और हैं, तीन स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से बनाएंगे, फटाक से इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए चौथा नंबर कैम्फिटोट्रोपस या कैफेलोट्रोपस। इसका प्रमुख खासियत जो है कर्व एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक जो होगा वो कर्व होगा, प्रमुख खासियत इसका यही है। अब उसके बाद देखिए एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस का जो प्रमुख खासियत है हॉर्स शू एम्ब्रियोसेक, माने घोड़े के नाल की तरह होगा इसका एम्ब्रियोसेक। अगला जो है सर्सिनोट्रोपस, इसका प्रमुख खासियत है कि इसका फ्यूनिकिल जो होगा वो क्वाइल्ड होगा। ठीक, तो इनको फटाक से लीजिए छाप और दो चार लाइन की भाषा लिखेंगे और कर देंगे समाप्त। तो चलिए यहां देख लेते हैं एनाट्रोपस टाइप ओव्यूल जो है ये एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन है, मतलब कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में यही पाए जाते हैं। हम लोग जो पढ़े हैं ओव्यूल, ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो यही तो है एनाट्रोपस, और मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। यहां पर देखिए कैफेलोट्रोपस तथा एम्फिट्रोपस कर्व्ड एम्ब्रियोसेक उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि कर्व्ड एम्ब्रियोसेक कौन सा ओव्यूल कर्व्ड एम्ब्रियोसेक उत्पन्न करता है? तो आंसर होगा कैफेलोट्रोपस तथा एम्फिट्रोपस। यहां आइए संरचनात्मक दृष्टि से ऑर्थोट्रोपस काफी प्राचीन है, मोस्ट प्रिमिटिव है, प्राचीन में पाए जाते जब प्लांट की विकास हुई थी तब, जबकि सर्सिनोट्रोपस काफी आधुनिक है, माने मोस्ट रिसेंट है, ये अत्याधुनिक प्लांट के विकास में आए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इनको छाप लीजिए आप फटाक से, 1 2 3 4 और नीचे लिख दीजिए प्लांट रिप्रोडक्शन द इंड,
प्लांट रिप्रोडक्शन यहीं पर होता है समाप्त। तो यदि ये वीडियो आपको आ गए हो पसंद तो दोस्तों में कर देंगे शेयर, वीडियो को कर देंगे लाइक, और चैनल पर जब नए हो तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। बायोलॉजी की जो अगली लेक्चर होने वाली है वो मनुष्य में प्रजनन, मोस्ट इंटरेस्टिंग। हाँ, हंसी आ गया होगा। मनुष्य में प्रजनन जानेंगे। एक बात बता दें, जब कोई बायोलॉजी का नाम सुनता है ना कि ये बच्चा बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो उसके ब्रेन में यही बात आ जाते हैं कि वो बायोलॉजी पढ़ता है। मैंने बायोलॉजी मैंने कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बस उसको केवल रिप्रोडक्शन समझ में आता है। जैसे आजकल के बच्चे को प्रेम का प समझ में नहीं आता है, लेकिन जवानी का जौ समझ में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार बायोलॉजी में और क्या है वो नहीं समझ में आते हैं, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ में आ जाता है उनको। तो अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो उसी समझ जाने वाले टॉपिक के साथ मिलेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो पढ़ाई करते रहें और अपने आप को भी बचाएं, घर को भी बचाएं, समाज को बचाएं, देश को बचाएं। धन्यवाद।